मौत की दस्तक पार्ट 10। एलिट पार्टी में सिर्फ 2 घंटे के लिए रुका। इतने सारे वकीलों की मौजूदगी में दिलचस्पी एक ख़ास हद तक से आगे जा ही नहीं सकती थी। जहाँ भी जाता फौजदारी मुकदमों, दीवानी मुकदमों, रट दरख्वास्तों, दावों, झूठे दावों और अपीलों वगैरह की बातें ही कान में पड़ती। ऐसी ही बातें सारा दिन इसे अपने काम के दौरान करना पड़ती थी और अब छुट्टियों के दौरान भी यही बातें करते रहना इसे मंजूर ना था। 4 बजे तक वो घर वापस पहुंचकर फिर से किचन में मसरूफ़ हो चुका था। टीना को 6 बजे पहुंचना था। इसके आने से पहले इसे चंद घरेलू काम निपटाना थे ताकि कल रात की तरह ऐसी मेहनत मुशक्क़त में इसका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। किचन के काम में मगन हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एलिट को अपने अकब में आहट महसूस हुई। वो मुड़ा तो इसकी निगाह एक अजनबी पर पड़ी जो डाइनिंग रूम के रास्ते इसके किचन में दाखिल हो रहा था। इस शख्स का कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच था। चेहरा लंबूतरा और तिरछी हुई सुनहरी दाढ़ी थी। वो गहरे नीले रंग के सूट, सफ़ेद शर्ट और नीली टाई में मलबूस था और इसके हाथ में डॉक्टरों वाला बैग था। वो घबराया हुआ नज़र आता था। ये क्या? एलिट ने कहा। पहले के पीछे एक और आदमी नमूदार हुआ। अपने साथी के मुकाबले में इसकी शख्सियत कहीं ज़्यादा धमकियामेज़ थी। दराज कामत, खुरदरा चेहरा और बड़े बड़े रिच नुमा हाथ। साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस होने के बावजूद वो किसी क्राइम बॉस का गिरगा लगता था। ताहम इसके चेहरे पर घबराहट के कोई आसार ना थे। क्या है ये? एलिट ने सख्ती से पूछा। दोनों मुदाखलतकार रेफ्रिजरेटर के पास एलिट से 12-14 फुट की दूरी पर रुक गए। छोटी कामत वाला कसमसा रहा था, दराज कामत मुस्कुरा रहा था। तुम अंदर कैसे दाखिल हुए? कारीगिरी के ज़रिए, लंबे ने खलीकाना अंदाज में मुस्कुराते और असर असबात में हिलाते हुए कहा। मेरा साथी बाब। इसने दूसरे की तरफ इशारा किया। बड़ा कारीगर आदमी है, रास्ते खोल देता है। यहाँ आने का मकसद क्या है? परेशान मत हो, लंबे ने कहा। यहाँ तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, लंबे ने कहा, हम पैसे के लिए नहीं आए। बाब ने मुत्तफिक होने के अंदाज में सर हिलाया। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे खुद को चोर समझ लिए जाने पर इसे बहुत मायूसी हुई हो। परेशान मत हो, लंबे ने अपनी बात दोहराई। तुम गलत आदमी के पास आए हो, एलिट ने उसे यकीन दिलाना चाहा। हमें तुम्हारे पास ही आना था। हाँ, बाब ने कहा। तुम ही हो, हमसे कोई गलती नहीं हुई। अजीब चकरा देने वाली गुफ्तगू चल रही थी। एलिट ने एक चाकू उठा लिया। निकल जाओ यहाँ से। ठंडे हो जाओ मिस्टर स्ट्राइकर, लंबे ने कहा। हाँ, बाब ने कहा, प्लीज़ ठंडे हो जाओ। एलिट ने एक कदम इनकी तरफ बढ़ाया। लंबे ने शोल्डर होलिस्टर से एक सिलेंसर चढ़ा पिस्तौल निकाल लिया। वो पुरसुकून रहो, हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। एलिट पीछे हटकर सिंह से जा लगा। ये बेहतर है, लंबे ने कहा। कहीं ज़्यादा बेहतर है, बाब ने कहा। चाकू रख दो, तुम बहुत खुश होगे। खुश रहना ही सबके मफाद में है, बाब ने इत्तफाक किया। हाँ, खुश और खुश इखलाक, लंबे ने कहा। चाकू रख दो फौरन। बिलाखिर एलिट ने चाकू रख दिया। इसे परे खिसका दो, अपनी पहुंच से परे। एलिट ने हुक्म पर अमल किया। कौन हो तुम लोग? अगर ताउन करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लंबे ने उसे तसल्ली दी। काम शुरू करते हैं विनिस, बाब ने कहा। विनिस ने कहा, कोने में जो नाश्ते की जगह बनी हुई है वहाँ से शुरू करेंगे। बाब ने मेज़ पर अपना बैग रखा, इसे खोला और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला। बैग से इसने दीगर चीज़ें भी निकालनी। रबड़ की एक लंबी सी लचकीली ट्यूब, ब्लड प्रेशर मापने का आला, जर्द रंग के महलूल से भरी 2 छोटी शीशियाँ और डिस्पोजेबल सिरिंज का एक पैकेट। एलिट का जहन तेज़ी से इन मुकदमात के बारे में सोच रहा था जो इस वक्त इसके फ्रेम के पास थे। वो किसी ऐसे मुकदमे को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जिसका इन दोनों से कोई ताल्लुक साबित हो सके, लेकिन ऐसा कोई मुकदमा जहन में नहीं आ रहा था। लंबे ने पिस्तौल से इशारा किया। मेज़ पर बैठ जाओ। जब तक इस सब का मकसद नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ हुक्म देना मेरा काम है, हुक्म मानना मेरा काम नहीं।
हिलोगे नहीं तो छेद दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, एलिट ने कहा और सोचा कि काश इतना एतमाद इसकी आवाज़ से झलक रहा है, इतना वो खुद भी महसूस कर सके। तुम्हारे जहन में कोई और बात है और मुझे गोली मारकर तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। मेज़ पर बैठ जाओ। जब तक बात वाज़ेह नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूँगा। विनिस कड़ी निगाहों से उसे घूरता रहा। एलिट ने इसकी आंखों में आंखें डाल दी। बिलाखिर विनिस ने कहा, होश के नाखून लो, हमें तुमसे सिर्फ चंद सवाल पूछना है। एलिट जानता था कि हल्के से खौफ का इजहार भी इसकी कमज़ोरी का सबूत बन जाएगा, इसलिए ख़ुद को हत्तौल वसी पुरसकून रखते हुए उसने कहा, तुम्हारे सवाल पूछने का तरीका बेहद अजीबोगरीब है। चलो, ये सरिंजें किस लिए हैं? हिल पड़ो, इनका क्या काम है? विनस ने गहरी सांस ली। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि तुम सच बोल रहे हो, पूरा सच, बाब ने कहा। नशावर दवाइयाँ? एलिट ने दरियाफ्त किया। ये मौसर भी हैं और काबिल भरोसा भी, बाब ने कहा, और जब तक तुम्हारे सवाल मुकम्मल होंगे मेरे दिमाग का कबारा हो चुका होगा। नहीं नहीं, बाब ने कहा, ये दवाइयाँ कोई देर पर जिस्मानी या जहनी नुकसान नहीं पहुँचाती। मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, वीनस ने कहा। मेरा भी, एलिट ने उसे यकीन दिलाया। मेज़ पर बैठो। एलिट ने ज़रा सी भी जंबिश ना की। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि पिस्तौल की नौल की तरफ ना देखे। वो इन्हें ये सोचने पर मजबूर करना चाहता था कि पिस्तौलों से उसे डर नहीं लगता, मगर इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। हिल जाओ कुतिया के बच्चे, तुम मुझसे किस किस्म के सवालात पूछना चाहते हो? वीनस की त्यूड़ी चढ़ गई। बाब ने कहा, खुदा के लिए वीनस बता दो इसे, बैठने के बाद भी इसे तो सवाल सुनना ही है। काम खत्म करो ताकि हम यहाँ से निकले। वीनस ने अपनी गर्ज नुमा थोड़ी खुजाई और फिर कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर चंद तयशुदा कागजात बरामद किए। पिस्तौल का रुख ज़रा सा तब्दील हुआ, मगर इतना नहीं कि एलिट के लिए कोई मौका न बन सकता। इस फहरिस्त में दर्ज हर सवाल मुझे तुमसे पूछना है, यानी इस फहरिस्त में दर्ज हर सवाल मुझे तुमसे पूछना है जिसका जवाब तुमने देना है। विनस ने कागजात इसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, बहुत से सवाल हैं, 30-40 से कम नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम ताउन करोगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। किस बारे में सवालात हैं? एलिट ने इस्तफसार किया। क्रिस्टीना इवेंस। एलिट को यह सुनने की कतन तवक्का ना थी। वो चकरा कर रह गया। टीना इवेंस, इसके बारे में क्या पूछना है? हमें यह जानना है कि वो अपने बेटे की कब्र क्यों खुलवाना चाहती है। एलिट शुष्तर होकर उसे देखने लगा। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? वो तुम्हारा मसला नहीं, वीनस ने कहा। हाँ, बाप ने कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं कि हमें कैसे पता चला। हम अहम बात यह है कि हमें इस बारे में पता है। क्या तुम्हें वो हरामी, या क्या वो तुम ही हरामी हो जो टीना को हरासा कर रहा है? क्या तुम ही वो हो जो इसे पैगामात भिजवाता रहता है? कैसे पैगामात? बाप ने पूछा। क्या इसके बेटे का कमरे में तोड़फोड़ तुमने की थी? क्या बातें कर रहे हो? विनस ने पूछा। हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना। कोई बच्चे के बारे में पैगामात भेज रहा है, बाप ने दरियाफ्त किया। इनकी हैरत नहायत हकीकी मालूम हो रही थी। एलिट को यकीन होने लगा कि टीना को दहशत ज़दा करने वाले ये नहीं है। इसके अलावा गर्चे दोनों इसे किसी कदर पागल हो रहे थे, यानी इसकी बातों से पागल हो रहे थे, लेकिन वैसे पागल नहीं लगते थे जो किसी लाचार औरत को डराकर महसूस हुए हों। अपने हुलियों और हरकतों से वो किसी बाकायदा तंजीम से मुतल्लिक मालूम होते थे। अगरचे विनस की शक्ल देखकर इसे गुंडा समझा जा सकता था। सैलेंसर वाला पिस्तौल, ताला खोलने के आलात, सच्चाई उगलवाने वाला सीरम, इसके साजो सामान को देखकर मालूम होता था कि किसी मुंजिम व बावसाइल गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन से पैगामात मिल रहे हैं? उसे विनस ने गौर से देखते हुए पूछा। शायद ये भी इन सवालों में से एक है जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिलेंगे, एलिट ने कहा। हम जवाब लेकर जाएंगे, विनस ने सर्द लहजे में कहा। सारे जवाब मिलेंगे, बाब ने इत्तफाक किया। अब वकील साहब, विनस ने कहा, अब तुम खुद जाकर मेज़ पर बैठोगे या मैं इसके ज़रिए तुम्हें कायल करूं? उसने दोबारा पिस्तौल से इशारा किया। कीनी बुक, एलिट ने चौंक कर कहा। कब्र कुशाई के बारे में तुम्हें इतनी जल्दी सी सूरत पता चल सकता था अगर कीनी बुक तुम्हें बताता। दोनों आदमी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जज कीनी बुक का नाम सुनकर इन्हें खुशी नहीं हुई थी। कौन? विनस ने दरियाफ्त किया।
यानी उन्हें कीनी बुक का भी नहीं पता था। सवाल फिर से किया, कौन? वीनस ने दरियाफ्त किया। मगर जो होना था वो तो हो चुका, इसीलिए इसने मुझे रोका था, एलिट ने कहा। वो चाहता था कि तुम्हें मुझ तक पहुंचने का वक्त मिल जाए। कीनी बुक को डैनी की कब्र कुशाई होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम लोग हो कौन? यानी आखिर तुम लोग हो कौन? वीनस की बेसब्री गुस्से में तब्दील हो गई। मेरी बात सुनो अहमक इंसान, अब मैं तुम्हें फुसलाने पर मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम मेज़ पर जाकर नहीं बैठे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या ये इस पिस्तौल में मौजूद तमाम गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। एलिट ने यूं जाहिर किया जैसे इसने धमकी सुनी ही ना हो। पिस्तौल की तरफ से इसे अब भी तशवीश थी, लेकिन अब जो बात वो सोच रहा था वो पिस्तौल से ज़्यादा डराने वाली थी। उसे एहसास हुआ कि यहाँ इन आदमियों की मौजूदगी बताती है कि डैनी को पेश आने वाले हादसात का मतलब क्या हो सकता है, और इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। डैनी की मौत के हवाले से कोई बात है, कोई बहुत ही अजीब बात। हकीकत वो नहीं जो दुनिया बताएगी। बस का हादसा एक झूठ था, है ना? किसी ने इसकी बात का जवाब ना दिया। हकीकत इससे ज़्यादा, बल्कि कहीं ज़्यादा भयानक है, एलिट ने कहा। इतनी भयानक कि चंद ताकतवर लोग इस पर पर्दा डालना चाहते हैं। केनी बुक कल भी एक एजेंट था और आज भी एक एजेंट है। तुम लोग किस अदारे के लिए काम करते हो? एफबीआर के लिए तो नहीं। आजकल सारे एफबीआई वाले पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग होते हैं। यही चीज़ सीआईए में भी नज़र आती है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही गुंडे मालूम होते हो। सीआईडी से भी तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है। तुम में फ़ौजियों वाला डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। मेरा अंदाज़ा है कि तुम किसी ऐसे अदारे के लिए काम करते हो जिसके बारे में पब्लिक ने अभी सुना नहीं। कोई खुफिया या गंदा इरादा या इदारा या गिरोह या कुछ भी। वीनस के चेहरे की सुर्खी स्याही में तब्दील होने लगी। मैंने कहा था कि अब सवालों के जवाब तुम दोगे। पुरस्कून रहो, एलिट ने कहा। तुम्हारा खेल मैं भी खेल चुका हूँ। पहले मैं आर्मी इंटेलिजेंस में हुआ करता था। मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि ये काम कैसे चलता है, इसके असूल क्या हैं, दाव पेच क्या हैं। तुम्हें मेरे साथ इतना दुरुस्त रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं। खुल के बात करो, मुझे मौका दो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। वीनस फटने के करीब पहुंच चुका था। वाज़े तौर पर इस बात को महसूस करते और इसके नताइज से डरते हुए बाब ने जल्दी से कहा, बात सुनो स्ट्राइकर, हम तुम्हारे ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते। हाँ, हम एक सरकारी अदारे के लिए काम करते हैं। हाँ, ये एक ऐसा इदारा है जिसका नाम तुमने कभी नहीं सुना और शायद कभी सुनोगे भी नहीं। लेकिन हमें मालूम नहीं कि यह बच्चा इतना अहम क्यों है। हमें तफसीलात से आगाह नहीं किया गया, थोड़ी बहुत से भी नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। किसी को जितना कम मालूम होता है, इसके फंसने के इम्कानात इतने ही कम होते हैं। अदारे में हमारी कोई बहुत ऊंची हैसियत नहीं है। यूँ समझो कि हमारी खिदमत किराए पर हासिल की गई हैं। हमें सिर्फ इतनी ही बात बताई जाती है कि जितनी की ज़रूरत होती है। इसलिए अब तुम रुकावटें खड़ी करना बंद करो, बस इधर आकर बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। चंद सवालों के जवाब देने के बाद तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी और हमारी भी। हम सारी रात यूं ही खड़े नहीं रह सकते। अगर तुम किसी सरकारी या इंटेलिजेंस अदारे के लिए काम कर रहे हो तो फिर वापस जाओ और कानूनी कागजात लेकर वापस आओ, एलिट ने कहा। मुझे सर्च वारंट और अदालती हुक्मनामे दिखाओ। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता, वीनस ने करे लहजे में कहा। जिस अदारे के लिए तुम काम करते हो, सरकारी तौर पर इसका कोई वजूद नहीं। बाब ने कहा, फिर हम अदालत से जाकर हुक्मनामा कैसे हासिल कर सकते हैं? संजीदा हो जाओ स्ट्राइकर। अगर मैं टीका लगवाने पर राज़ी हो जाऊं तो सवालों के जवाब देने के बाद मेरे साथ क्या होगा? एलिट ने पूछा। कुछ नहीं होगा, वीनस ने कहा। बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, बाब ने कहा। मैं कैसे यकीन कर लूं? उसे कमज़ोर पड़ता देखकर वीनस भी थोड़ा मध्यम पड़ गया था। ताहम इसका चेहरा अब भी गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैंने तुम्हें बताया था, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। हमें सिर्फ इतना मालूम करना है कि टीना एवंस कब्र क्यों खुलवाना चाहती है। हमें ये जानना है कि किसी ने इसके कान में कोई बात तो नहीं डाली।
अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा करने वाले को सज़ा देना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो हम चले जाएंगे। और मुझे पुलिस से रब्ता करने दोगे? एलिट ने पूछा। पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वीनस ने मुतकब्राना लहजे में कहा। हम तुम्हें ये भी नहीं बता सकेंगे या तुम इन्हें ये भी नहीं बता सकोगे कि हम कौन हैं या कहाँ पाए जाते हैं। हमारा कोई पता ठिकाना नहीं, और अगर किसी तरह से इन्हें हमारा सुराग मिल भी जाए तो इन पर ऐसा दबाव पड़ेगा कि फ़ौरन दस्तबरदार हो जाएंगे। ये कौमी सलामती का मामला है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा मामला। हुकूमत अगर चाहे तो क़ायद व ज़ाबित को थोड़ा लचका सकती है। सारे कवानीन इसी के बनाए हुए तो होते हैं। लॉ कॉलेज में निज़ाम की तशरीह इस अंदाज में नहीं की जाती, एलिट ने कहा। वो पढ़े लिखों की बातें हैं। बाप ने घबराए हुए अंदाज में अपनी टाई दुरुस्त करते हुए कहा। दुरुस्त, वीनस ने कहा, और ये हकीकी ज़िंदगी है। अब अच्छे बच्चों की तरह मेज़ पर बैठ जाओ। प्लीज़ मिस्टर स्ट्राइकर, बाप ने कहा। नहीं। अपने सवालों के जवाब हासिल करने के बाद वो इसे ज़िंदा छोड़ने वाले नहीं थे। अगर ज़िंदा छोड़ना होता तो इसके सामने अपने असल नाम इस्तेमाल ना करते और इसे तामुन पर आमादा करने पर इतना वक्त खर्च ना करते। बगैर वक्त ज़ाया किए वो ज़ोर आजमाई पर उतर आते। वो तशद्दुद इस्तेमाल किए बगैर इसका तामुन हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो इसके जिस्म पर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते थे। इनका रवैया ये था कि इसकी मौत खुदकुशी या हादसा मालूम हो। सामने की बात थी। दवाई के ज़ेर असर होने के दौरान वो इससे ख़ुदकुशी का हद भी लिखवा सकते थे और इस पर इसके दस्तखत भी करवा सकते थे। फिर वो इसे उठाकर गैराज में ले जाते, इसकी मर्सिडीज़ में से बिठाते, सीट बेल्ट बांधते और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके गैराज का दरवाज़ा बंद कर जाते। दवाई के ज़ेर असर होने की वजह से वो हिल भी नहीं सकता था या हिल भी नहीं पाता, और गाड़ी के एग्जॉस्टर पाइप से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड इसका काम तमाम कर देती। 1-2 दिन में इसकी लाश दरियाफ्त हो जाती। अगर जिस्म पर कोई गैर मामूली निशान ना होता तो पुलिस जल्द ही मुतमईन हो जाती। नहीं, इसने दोबारा कहा, इस मर्तबा ज़्यादा बुलंद आवाज़ में। अगर तुम हरामी मुझे इस मेज़ पर बिठाना चाहते हो तो मुझे ज़ोर लगाना पड़ेगा। एक अज़्म समीम के साथ टीना ने डैनी के कमरे में बिखरा हुआ गंद साफ़ किया और चीज़ें पैक की। वो इन सब चीज़ों को खैरात में देने का इरादा रखती थी। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी चीज़ पर निगाह पड़ते ही डैनी की यादों का सैलाब उमड़ आता और इसकी आंखें भर भर आती। तब इसने दान पर दान जमा कर ख़ुद को मजबूर किया कि काम मुकम्मल किए बगैर कमरे से ना निकले। करने को कुछ ज़्यादा रह नहीं गया था। अलमारी के निचले खाने में बिल्कुल पीछे पड़े 3 कार्टन घंगाल लेने बाकी थे। टीना ने इनमें से एक को उठाने की कोशिश की, मगर ये बहुत ज़्यादा भारी था। वो इसे घसीट कर कमरे के वसत में ले आई। जब कार्टन को खोला तो देखा इसमें डैनी के कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स के ज़रिए या ज़ख़ीरा किए गए एक नॉवेल्स का एक हिस्सा पड़ा है। ज़्यादातर कॉमिक्स दहशत अंगेज़ कहानियों के थे। आई रिपीट कि जब डैनी ने या टीना ने देखा कि कार्टन हद से ज़्यादा वज़नी है तो वो इसे घसीट कर कमरे के वसत में ले आई, और जब कार्टन को खोला गया तो देखा कि इसमें डैनी के कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स के ज़ख़ीरा किए गए कुछ सफ़ात का या कुछ नॉवेल्स का एक हिस्सा महफूज है। ज़्यादातर कॉमिक्स दहशत अंगेज़ कहानियों के थे। डैनी का ये शौक़ कभी इसकी समझ में नहीं आया था। अफरियतों की फ़िल्में, हॉरर कॉमिक्स, वैम्पायर्स नॉवेल्स, हर तरह की ड्रोनी कहानियाँ, हर तरह के मोडेम में। शुरू में टीना को इस हवाले से तशवीश महसूस होती थी, लेकिन इसने कभी डैनी पर कोई कदगन लगाने की कोशिश नहीं की थी। इसके ज़्यादातर दोस्त भी भूत प्रेत की कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। वैसे भी ये डैनी का इकलौता मुश्किल ना था, इसलिए टीना ने इस बारे में फ़िक्रमंद होना छोड़ दिया था। कार्टन में कॉमिक बुक्स के 2 पलंदरे थे और ऊपर पड़े 2 इशूज़ के रंगीन सरवक दहशतनाक तस्वीरों से इबारत थे। पहले इशू पर एक सियाह बग्गी को खींचते हुए बड़े बड़े खौफनाक आंखों के हामिल 4 सियाह घोड़े नज़र आ रहे थे, जो रात के वक्त किसी सियाह शाहराह पर भागे चले जा रहे थे। आसमान पर खुमेदा हलाल चमक रहा था और घोड़ों की लगामें एक सर कटे इंसान ने संभाल रखी थी। इसकी कटी हुई गर्दन से चमकीला खून उबल रहा था और इसकी सफ़ेद चिकन आलूद शर्ट पर खून की चिकटियाँ
जमी हुई थी या खून के छींटे जमे हुए थे। इसका कटा हुआ सर साथ की सीट पर रखा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। टीना के होंठ खींचते गए। अगर डैनी सोने से पहले रात को ये चीज़ें पढ़ता था तो इसे गहरी नींद कैसे आ जाती थी। वो हमेशा करवट बदले बगैर नहायत गहरी नींद सोता था और कभी डरावने ख्वाबों की शिकायत नहीं करता था। वो अलमारी से एक और कार्टन घसीट ले, ये भी पहले जितना ही भारी था। टीना का ख्याल था कि इसमें भी कॉमिक्स ही बड़ी होंगी, ताहम इसने तसल्ली के लिए इसे खोल दिया और एक हिचकी ने इसका वजूद हिलाकर रख दिया। वो बॉक्स के अंदर से उसे घूर रहा था। एक ग्राफिक मैगजीन के सरवक से वही स्याहपोश, वही चेहरा, ज़्यादातर इस्तखावा और गला सरा गोश्त, हड्डियों के उभरे हुए हल्के और नफरत से भरी सुर्ख गैर इंसानी आंखें, कीड़ों का गुच्छा इसके रुखसार पर किलबिला रहा था। गले सरे पीले जर्द दांतों से भरी मुस्कुराहट, हर वहशतनाक तफसील वही थी। ये वही शख्स था जिसके ख्वाबों पर छाया हुआ था। ये कैसे मुमकिन हुआ कि कल रात इसने इस मनहूस शक्ल को ख्वाब में देखा और चंद घंटे बाद आज इसे यहाँ पाया। वो एक कदम पीछे हट गई। यूँ लगा जैसे इसकी जलती हुई सुर्ख आंखें इसका पीछा कर रही हों। ये तस्वीर इसने पहली मर्तबा इसी वक्त देखी होगी जब डैनी ये किताब घर लाया होगा। इसकी याद इसके लाशऊर में कहीं उतर गई और होते होते इसके ख्वाबों का हिस्सा बन गई। वाहिद मंतकी तोज़ी यही मालूम होती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सच नहीं है। उसने ये तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। जब डैनी ने अपने जेब खर्च से ख़रीद कर हॉरर कॉमिक्स जमा करनी शुरू की थी तो शुरू में टीना हर किताब का बगौर जायज़ा लिया करती थी, ताहम फ़ैसला करके इसके लिए ऐसी किताबें पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। लेकिन जब इसने डैनी पर कोई कदगन ना लगाने का फ़ैसला कर लिया तो फिर ये जहमत करना ही छोड़ दी। इसके बावजूद कि ये स्याहपोश इसके ख्वाबों में आ रहा था और अब ये यहाँ मौजूद था, इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। टीना का दिल चाहा कि देखे कि ये तस्वीर किस कहानी से ली गई है। इसने आगे बढ़कर वो मैगज़ीन निकाल लिया। ये आम कॉमिक बुक से ज़्यादा मोटा था और चिकने कागज़ पर छपा हुआ था। टीना की उंगलियों ने चमकते हुए सरवक को छुआ तो एक घंटी बज उठी। टीना को एक धचका लगा। घंटी दोबारा बजी और इसे एहसास हुआ कि बाहर कोई आया है। धड़धड़ाते हुए दिल के साथ वो दरवाजे तक गई और आई होल से झांक कर देखा। एक साफ सुथरा नौजवान बाहर कर रहा था। इसने एक नीली टोपी पहन रखी थी जिस पर किसी कंपनी का निशान था। वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खुलने का मुंतज़िर था। टीना ने दरवाज़ा ना खोला। क्या चाहिए तुम्हें? गैस कंपनी की तरफ से आया हूँ, हमें आपके घर में आने वाले पाइप चेक करना है। टीना की भौवें सुकड़ गई। नए साल के पहले दिन? इमरजेंसी है, नौजवान ने दरवाजे के पार से कहा। गैस के अखराज का मसला है, हम इसे ही चेक कर रहे हैं। पहले टीना हिचकिचाई, फिर दरवाजे की चिटकी खोल दी, लेकिन सिक्योरिटी चेन लगी रहने दी। दरवाज़ा खुलने से पैदा होने वाले खलाल से इस नौजवान का जायज़ा लिया। गैस का अखराज हो रहा है। वो ढाढ़स बंधाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। गालबन कोई ख़तरा नहीं है, हमारे पाइपों में गैस का प्रेशर कुछ कम हो गया है और हम इसकी वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। घर खाली कराने या लोगों में हरास वगैरह फैलाने की कोई वजह नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर घर को चेक कर लिया जाए। क्या आपके किचन में गैस का चूल्हा है? नहीं, इलेक्ट्रिक है। हीटिंग सिस्टम की क्या सूरत हाल है? हाँ, गैस का फ्रिंस है। हाँ, मेरा ख्याल है इस इलाके के तमाम घरों में गैस का फ्रिंस है। बेहतर होगा कि मैं इसे चेक कर लूँ, फिटिंग ठीक है या नहीं, बाहर से आने वाले पाइपों में कोई मसला तो नहीं, वगैरह वगैरह। टीना ने गौर से इसका जायज़ा लिया। वो गैस कंपनी की यूनिफॉर्म पहने हुए था और आलात का एक बड़ा सा बैग संभाले हुए था जिस पर गैस कंपनी का निशान था। टीना ने कहा, तुम्हारे पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ हैं? ज़रूर। अपनी शर्ट की जेब से इसने एक लेमिनेट किया हुआ आईडी कार्ड निकाला जिस पर गैस कंपनी की मोहर लगी थी और इसकी तस्वीर के साथ इसका नाम और दीगर क्वाइफ दर्ज थे। खुद को किसी कदर अहमक महसूस करते हुए टीना ने कहा, माजरत चाहती हूँ, हुलिये से तुम शरीफ आदमी लगते हो, बात सिर्फ इतनी है। कोई बात नहीं, माजरत की कोई बात नहीं, तुमने जो किया दुरुस्त किया। शनाख्ती दस्तावेज़ात देख लेनी चाहिए। अगर कल हर एरे गहरे के लिए घर का दरवाज़ा खोल देना ख़तरनाक साबित हो सकता है। यानी आई रिपीट, आजकल हर एरे गहरे के लिए घर का दरवाज़ा खोल देना ख़तरनाक साबित हो सकता है।
टीना ने दरवाज़ा बंद करके सिक्योरिटी चेन हटाई और दरवाज़ा फिर से खोलकर पीछे हट गई। अंदर आ जाओ। फ्रिंस कहाँ है? गैराज में। वेगास के बहुत कम घर ऐसे होंगे जिनमें तहखाना हो। हाँ, गैराज में ही है। अगर तुम चाहो तो मैं सीधा गैराज के दरवाजे से अंदर जा सकता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। वो अंदर दाखिल हो गया। टीना ने दरवाज़ा बंद करके मकफल कर दिया। घर अच्छा है, शुक्रिया। आरामदा मालूम होता है, रंगों का इंतखाब भी उम्दा है। सारे ज़मीनी शेड मुझे पसंद आया, किसी हद तक हमारे घर जैसा ही है। रंगों के मामले में मेरी बीवी का ज़ौक़ बहुत उम्दा है, इन्हें देखकर सुकून मिलता है, टीना ने कहा। बिल्कुल कुदरती रंग जो हुए। गैराज इस तरफ है, टीना ने कहा और इसकी रहनुमाई करती हुए इसे गैराज में ले गई। उसने बत्ती जलाई। गहरा अंधेरा गायब हो गया, लेकिन दीवारों के नज़दीक और कोनों में परछाइयाँ बाकी रहीं। गैराज में हल्की सी नमी की महक थी, मगर गैस की बू का नामो निशान आता। लगता नहीं कि यहाँ ऐसा कोई मसला है, उसने कहा। गालबन तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इत्मीनान कर लेना बेहतर होगा। हो सकता है घर के नीचे से गुजरने वाले किसी पाइप में कोई मसला हो गया हो। ऐसे में गैस खारिज होकर बुनियादों में जमा होती रहती है, फ़ौरन पता नहीं चलता, लेकिन दरहकीकत आप एक बम पर बैठे हुए होते हैं। कैसा खूबसूरत ख्याल है, ज़िंदगी को दिलचस्प बनाता है। ऐसी बात है कि तुम गैस कंपनी के ताल्लुकाते आमा के शोबे में काम नहीं करते। वहाँ हंस दिया। फ़िक्र की बात नहीं, अगर मुझे इसका मुहिम सा अमकान भी नज़र आ रहा होता तो इतने इत्मीनान से यहाँ खड़ा ना होता। ये भी सही है। मैं इस शर्त पर लगा सकता हूँ, या मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस रूटीन की चेकिंग है। फ्रिंस के करीब पहुँचकर इसने अपना टूल बैग नीचे रखा और झुक गया। इसने एक कब्जेदार प्लेट हटाई। फ्रिंस का अंदरून अयां हो गया। अंदर एक भड़कता हुआ शोला इसके चेहरे को पूरी स्टार से नीली रोशनी में नहलाने लगा। क्या सूरत हाल है? टीना ने दरियाफ्त किया। नौजवान ने निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा। 15-20 मिनट लग जाएंगे। ओह, मैं समझी थी कि छोटा सा काम होगा। ऐसी सूरत हाल में हर पहलू देखभाल लेना बेहतर होता है।